फ्रांस के प्रधानमंत्री मिशेल बार्नियर ने अपना इस्तीफा दे दिया है। कल नेशनल असेंबली में वो अविश्वास मत का सामना नहीं कर सके। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों देश को संबोधित करने वाले हैं और खबर है कि मैक्रों को जल्द ही नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा ताकि देश राजनीतिक दलदल में और न फिसले। प्रधानमंत्री बार्नियर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस का जो वोट है वो 1962 के बाद पहला कामयाब नो कॉन्फिडेंस वोट है। 1962 में जॉर्जेस पॉम्पिडू की सरकार ऐसे ही गिरी थी और तब चार्ल्स डिगॉल राष्ट्रपति थे। तीन महीने बाद ही फ्रांस में मिशेल बार्नियर की सरकार का इम्तिहान हुआ और वो नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव पर हार गई। हाल ही में पेश किया गया नया बजट बार्नियर को ले डूबा, जिसमें उन्होंने टैक्स बढ़ाने का फैसला किया था। उन्होंने नए बजट में टैक्स तो बढ़ा दिए, लेकिन इसे नेशनल असेंबली में पास नहीं करवाया, जबकि ऐसा करना जरूरी होता है। बस यहीं से उनकी अल्पमत सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई। संसद में वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट की ओर से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। उसके पक्ष में 331 वोट पड़े, जबकि प्रस्ताव के पास होने के लिए 288 वोट ही काफी थे। ये इसलिए संभव हो सका क्योंकि वामपंथी और दक्षिणपंथी गठबंधन एक हो गए। फिलहाल नेशनल असेंबली में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं है। बार्नियर के इस्तीफे के बाद मैक्रों को एक नया प्रधानमंत्री नियुक्त करना होगा। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि फ्रांस में जुलाई 2024 में ही चुनाव हुए हैं और जुलाई 2025 तक नए चुनाव नहीं हो सकते हैं। यानी नई सरकार तो बन सकती है, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता पर लगाम लगेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। और मैक्रों पर भी इस्तीफे के लिए दबाव बढ़ रहा है, लेकिन उनको हटाया नहीं जा सकता है। फ्रांस में राष्ट्रपति देश के प्रमुख होते हैं। राष्ट्रपति और संसद दोनों के पास ताकत होती है। राष्ट्रपति के पास बड़ी नीतियां बनाने के अधिकार हैं। प्रधानमंत्री की नियुक्ति का भी अधिकार राष्ट्रपति को है। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के एजेंडे को लागू करते हैं। संसद राष्ट्रपति को नहीं हटा सकती, लेकिन राष्ट्रपति को संसद भंग करने का अधिकार है। वो संसद की भी अनदेखी कर सकते हैं। लेकिन फ्रांस की सरकार का गिरना सिर्फ फ्रांस ही नहीं, यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक बड़ी चिंता है। फ्रांस में राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता है। मैक्रों एक नया प्रधानमंत्री अगर नियुक्त कर भी देते हैं तो क्या संकट हल हो जाएगा? क्योंकि संसद में 3 खेमों में बंटवारा बढ़ता जा रहा है। फ्रांस की संसद में 3 राजनीतिक पार्टियां हैं। मैक्रों की रेनेसां पार्टी, मरीन लापेन की फार राइट नेशनल रैली पार्टी और न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो बजट रिफॉर्म्स के मुद्दे पर एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। फ्रांस का बजट डेफिसिट ईयू के मानक से अब काफी बढ़ गया है। ये ईयू के लिए संकट की घड़ी है। फ्रांस और जर्मनी को यूरोपियन यूनियन का इंजन कहा जाता है। फ्रांस में यूके के बाद सबसे बड़ी सेना है। चाहे वो राजनीतिक नेतृत्व हो, आर्थिक ताकत हो या फिर वैचारिक लीडरशिप, फ्रांस और जर्मनी ईयू में सबसे बड़े पावर्स हैं। फ्रांस में घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल मची हुई है और जर्मनी में भी फरवरी में स्नैप इलेक्शन होने हैं। ऐसे में एक आक्रामक रूस के खिलाफ एक मजबूत और एकजुट यूरोपियन यूनियन बिखरता नजर आ रहा है। इसके साथ साथ ये सवाल है कि क्या इमैनुअल मैक्रों पर भी इस्तीफे का दबाव बढ़ता जाएगा? और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ हैं पूर्व राजनयिक दिनकर श्रीवास्तव। धन्यवाद आपका दिनकर श्रीवास्तव जी। इस वक्त फ्रांस में जो हो रहा है वो फ्रांस की अस्थिरता के लिए तो बुरी खबर है, यूरोपियन यूनियन के लिए भी एक बुरी खबर है। किस तरह से एक इंस्टेबिलिटी और परेशानी यहाँ पर बढ़ती दिख रही है? जी हाँ, आपने एकदम ठीक कहा। फ्रांस और जर्मनी यूरोपियन यूनियन के 2 सबसे बड़ी ताकतें हैं और कुछ ऐसा संयोग हुआ है इस बार कि दोनों में सरकारें गिर गई हैं। पहले जर्मनी में गिरी और उसके बाद फ्रांस में। दोनों बड़े मुल्क इस समय
आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। जर्मनी में तो रिसेशन चल रहा है, फ्रांस में भी बड़ा हाई बजट डेफिसिट है, 6.1%, जो ईयू का मानक रहता है था मानक है 3%, तो ये इसका 2 गुना है। और इसी वजह से बार्नियर ने ये कदम उठाया कि अपनी जो भी उनकी अपनी पार्टी का संकट था उसके बावजूद वो बजट लाए जिसमें उन्होंने $60 बिलियन का एक्स्ट्रा टैक्स का प्रस्ताव तो ये दिया। जो एक्स्ट्रा टैक्सेशन और जो ये सख्त रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे बार्नियर, उस वजह से ये इतने अलोकप्रिय हुए और उसके वजह से ही उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। जो फ्रांस की पार्लियामेंट है उसमें भी काफी बंटवारा है, मरीन लापेन की पार्टी है, दूसरी पार्टी, इनमें काफी टकराव है इस बजट को भी लेकर। किस तरह से बटी हुई है फ्रांस की राजनीति? देखिए, इसको एक तरह से देखा जाए तो ये बड़ी ही अपॉर्चुनिस्टिक वोट रहा है, जिसमें दक्षिणपंथी और वामपंथी दोनों ने मिलकर ये सरकार गिराई है। वामपंथी पार्टियों का रुख तो समझ में आता है कि वो टैक्स बढ़ाने का और या विरोध करेंगे, लेकिन जो दक्षिणपंथी पार्टी है वो भी उसके साथ जुड़ गई। इसके पीछे एक और वजह है कि 2027 में, जो आज से ज़्यादा दूर नहीं है, 2 साल बाद राष्ट्रपति का चुनाव होगा जी। और ये तीनों जो बड़े दल हैं उनके नेता अपने इलेक्टोरल प्रॉस्पेक्ट्स को देख रहे हैं कि कैसे वो मैक्रोन को नीचा करके अपनी छवि उभारें। तो इस समय कोई भी बड़ा खिलाड़ी इसके लिए नहीं तैयार है कि वो कोई समझौता करे। अगर मैक्रोन नया प्रधानमंत्री भी नियुक्त करते हैं तो उसमें उनको भी उसी संकट से जूझना पड़ेगा। एक तरफ तो बजट में की समस्या है और दूसरी तरफ तो कोई बड़े गुटों में समझौता होने की तो एक संकट की स्थिति है इस समय फ्रांस में, जैसा हमने पहले भी बताया। धन्यवाद आपका दिनकर श्रीवास्तव। के इमैनुअल मैक्रों के लिए एक मुश्किल वक्त इसलिए भी है कि वो नया अगर प्रधानमंत्री नियुक्त कर भी लेते हैं जल्दी, तो क्या ये संकट हल हो जाएगा? 27 में उनका टर्म पूरा हो रहा है। इधर मरीन लापेन जो फार लेफ्ट राइट पार्टी हैं, उनका उभार भी हो रहा है और वो अपने लिए भी मौके तलाश रही हैं, इसलिए मैक्रों पर संकट बना हुआ है।